हेलो थर्ड ईयर। पिछले लेक्चर में मैं डॉक्टर अंजू वाला अर्थशास्त्र विषय पिछले लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सार्वजनिक वित्त की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। और इसका जो लास्ट टॉपिक था वो था स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी राजस्व का क्षेत्र एवं विषय सामग्री, जिसके अंतर्गत हमने राजस्व को 5 भागों में विभाजित किया था। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, आर्थिक स्थिरता, जिसमें तीसरा था सार्वजनिक ऋण। इससे आज हम पढ़ते हैं। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकारों से सार्वजनिक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। राज्य किन सिद्धांतों के आधार पर ऋण लेता है, किन किन कार्यों के लिए ऋण लेता है, ऋणों पर ब्याज दर क्या होगी, ऋण का क्या प्रभाव होगा, ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। फोर्थ है वित्तीय प्रशासन। राजस्व का क्षेत्र केवल आय, व्यय, ऋण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रशासन का भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बजट निर्माण करके उसे प्रकाशित करने की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर ब्रेस्टेबल का मत है कि कोई भी वित्त की पुस्तक पूर्ण रूप नहीं हो सकती जब तक वित्तीय प्रशासन व बजट की समस्या का अध्ययन न करे। इसके अंतर्गत 3 बातों का अध्ययन किया जाता है: बजट का निर्माण करना, बजट को सरकार जनता की सूचना प्रकाशित करना और लेखा का अंकेक्षण करना। 5वां है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग करना, इसका अध्ययन करना आवश्यक है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक ओर तो नीति अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है, दूसरी ओर प्रभावपूर्ण मांग को। समाजवादी शासन व्यवस्था में आर्थिक नियोजन के माध्यम से संभावित उत्पादन के अनुरूप व्यय का स्तर रखा जाता है। इसलिए आर्थिक स्थायित्व के लिए राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला टॉपिक है राजस्व की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राजस्व विज्ञान है अथवा कला। यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। इस सब बात का निश्चय करने से पूर्व हमें विज्ञान को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें किसी भी विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान का संबंध किस विषय से होता है जिसमें कुछ नियमों या सिद्धांतों का वर्णन होता है। विज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक विज्ञान, दूसरा आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान में केवल वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह केवल इस प्रश्न का उत्तर देता है कि यह क्या है। वास्तविक ज्ञान की दीप स्तंभ के समान है जो सर्प जहाज को रोशनी दिखाता है, परंतु यह नहीं बताता कि जहाज को चट्टान से बचाने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। इसके विपरीत आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो केवल वास्तविक विज्ञान का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि आदर्श को भी निर्धारित करता है। अर्थात आदर्श विज्ञान इस ओर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या होना चाहिए। राजस्व विज्ञान है। इस संदर्भ में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला, राजस्व संपूर्ण मानवीय ज्ञान को अध्ययन नहीं करता, बल्कि उसका संबंध मानवीय ज्ञान के विषय भाग तक ही रहता है।
इसमें तर्क, तथ्यों व सुविधाओं, सिद्धांतों का नियम पूर्व संग्रह किया जाता है। कितने ही नियम ऐसे हैं जो केवल इसी विज्ञान में लागू होते हैं। तीसरा, राजस्व के अध्ययन तथा अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, ये किसी विशेष प्रकार के द्रव्य अथवा वस्तु स्थिति के संबंध में निश्चित विवेचना प्रस्तुत करता है और उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। विज्ञान में हम क्या है का अध्ययन करते हैं और आदर्श विज्ञान में क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं। यथार्थ के अध्ययन से देखते हैं कि किन्हीं नीतियों का अनुसरण क्यों किया जा रहा है और उसका संभावित परिणाम क्या है। जबकि आदर्श विज्ञान में आदर्श नीतियों को पहले से निर्धारित कर लिया जाता है और फिर यथार्थ का अध्ययन कर ये देखा जाता है कि वास्तविक स्थिति आदर्श स्थिति से कितनी भिन्न है। यदि राजस्व के अध्ययन में यथार्थ का अध्ययन किया जाए तो हम यह अध्ययन करेंगे कि बजट पद्धति की 3 शाखाएं हैं: आवंटन शाखा, वितरण शाखा, स्थिरीकरण शाखा के साधनों का आवंटन कैसा है, आय वितरण की स्थिति क्या है एवं स्थिरीकरण के लिए कौन सी नीतियां अपनाई जा रही है। इन तीनों शाखाओं में प्रयुक्त नीति का संभावित परिणाम क्या होंगे। यदि हम यथार्थ के स्थान पर आदर्श का अध्ययन करें तो पहले से निर्धारित करेंगे कि अर्थव्यवस्था के साधनों का आवंटन कैसा होना चाहिए, आय का वितरण कैसा होना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था में स्थिरता के लिए कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए। इसके बाद इन नीतियों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि वास्तविक नीतियां आदर्श नीतियों की प्राप्त करने में कहाँ तक ठीक है और आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नीतियों का निर्धारण कीमत संयंत्र द्वारा उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुरूप होता है, लेकिन समाजवादी प्रणाली में आर्थिक नियोजन अथवा राज्य के द्वारा किया जाता है। राजस्व कला भी है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से है। कला किसी कार्य के करने के ढंग को व्यक्त करती है। राजस्व विज्ञान के साथ साथ कला भी है। वित्त मंत्री को कर लगाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि करारोपण से जनता को न्यूनतम कष्ट हो, दूसरी तरफ करों से राज्य को आवश्यक रूप से आय प्राप्त हो जाए। यह आदर्शवादी विज्ञान का विषय है। परंतु जब राज्य करारोपण से प्राप्त आय को अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से प्राप्त करता है तो यह कला के अध्ययन का विषय बन जाता है। यदि निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं राजस्व विज्ञान कला दोनों ही है, अतः दोनों का अध्ययन करना चाहिए। राजस्व का महत्व। प्राचीन काल में मनुष्य के आर्थिक जीवन के राज्यों का महत्व होता है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों के अनुसार राजा के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं। कौटिल्य का कहना है कि राज्य के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं, अतः राजा को सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी और शुक्राचार्य अर्थशास्त्र भी कहते हैं इस बारे में। जेम्स विल्सन के अनुसार वित्त केवल अंकगणित नहीं है, वित्त एक महान नीति है। बिना अच्छे वित्त के अच्छी सरकार का संभव नहीं है, अतः बिना अच्छी सरकार के अच्छा वित्त संभव नहीं है। पहला, आर्थिक क्षेत्र में महत्व। आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने में महत्व। विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता की होती है, जबकि विकासशील देशों में संसाधनों की सीमितता, बचत, विनियोग एवं पूंजी निर्माण की कमी रहती है। अतः
उपलब्ध संसाधनों का उत्पादक कार्यों में उपयोग, अनुत्पादक विनियोग में लगे साधनों में कमी की जा सकती है। पर्याप्त मात्रा में साधन जुटाने के लिए आवश्यक व्यय में कमी करनी पड़ती है। सरकार बचत बढ़ाने का प्रयास करती है। विदेशों से ऋण व सहायता प्राप्त करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बजट पद्धति का विशेष महत्व होता है। इनके कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, कार्य साधनों के आवंटन में संयोजन प्राप्त करना। दूसरा, आय व संपत्ति के वितरण में समानता प्राप्त करना। तीसरा, आर्थिक स्थिरीकरण का होता है, जिसमें पहला है वर्तमान करों की दरों में वृद्धि करना। प्रचलित करों की दरों में वृद्धि राजस्व साधन जुटाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है जहां करों की ऊंची दरें विकास योजना के लिए वित्तीय साधन प्रदान करती हैं, वहां दूसरी ओर निजी क्षेत्र एवं देश की आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः करों को दर भी उचित होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण। अनुत्पादक विनियोग व दिखावटी उपभोग में प्रत्यक्ष रूप से कमी करके साधन जुटाए जा सकते हैं, परंतु विकासशील देशों में इसे लागू करना कठिन होता है। तीसरा है नए कर लगाना। सरकारी कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश की बचत बढ़े, विनियोग बढ़े। कर नीति उत्पादक परक हो, बचत व विनियोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। पिछड़े देशों में अमीरों पर प्रगतिशील कर लगाए जा सकते हैं। शिशु उद्योगों को करों से छूट दी जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु करों में छूट व सहायता दी जानी चाहिए। अगला है सार्वजनिक उद्योगों से अतिरिक्त प्राप्त करना। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का विशेष स्थान होता है। राजकोष का करोड़ों रुपए इन उपक्रमों में निवेश किया जाता है। इन उपक्रमों में कुशलता व दक्षता से कार्य करना होता है। लाभ कमाना चाहिए ताकि देश के आर्थिक विकास के लिए साधन प्राप्त हो सके, परंतु व्यवहार में देखने को मिलता है ये सार्वजनिक उपक्रम सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। अधिकांश उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। सरकार इन्हें निजी क्षेत्र से बेचकर अपना भार कम कर रही है। अगला है सार्वजनिक ऋण। विकासशील देशों में लोग अपनी बचत को बहुमूल्य धातुओं की खरीद, विक्रय, भूमि विक्रय व सट्टे आदि कार्यों में लगाती है। ऐसी स्थिति में सरकार जनता से ऋण प्राप्त करती है। संस्थाएं भी अपना धन सरकारी ऋण पत्रों में निवेश करती है। इसके अलावा सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से भी उधार ले सकती है। अगला है हिनार्थ प्रबंधन। जब सरकार की प्राप्तियां सार्वजनिक ऋण की तुलना में कम होती हैं तथा सार्वजनिक ऋण भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता तथा हिनार्थ प्रबंधन अर्थात कागजी मुद्रा का निर्गमन करके साधन जुटाने का प्रयास करती है, परंतु इसका प्रयोग विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि हिनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति तीव्र गति से बढ़ती है। अतः इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरा है साधन आवंटन में महत्व। विकासशील देशों में साधनों की सीमितता होती है, अतः उनके लिए साधनों का उचित व संतुलित आवंटन आवश्यक होता है। देश के साधनों में वित्तीय, मानवीय साधनों के अतिरिक्त प्राकृतिक साधन जैसे भूमि, वन, खनिज संपदा व शक्ति के स्रोतों पर विभिन्न कार्यों के लिए उचित आवंटन कर अधिकतम वस्तुओं व सेवाओं को उत्पादन किया जा सकता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र के द्वारा उत्पादन साधनों का उपयोग अधिकतम सीमांत
उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है और उत्पादन के प्रत्येक साधन को उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया जाता है। यहाँ तक यह मान्यता ली जाती है कि आर्थिक शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला है उत्पादन, रोजगार व कीमतों को प्रभावित करने का महत्व। इसमें सबसे पहले है उत्पादन। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार स्वयं उद्योगों की स्थापना करती है, उद्योगों पर विशेष ध्यान देती है जिस पर निजी क्षेत्र उदासीन रहता है। आर्थिक सहायता व करों में छूट देकर उत्पादन बढ़ाया जाता है। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जाता है। विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन को कम करने के लिए उन पर कर लगाए जाते हैं। इस प्रकार कराधान एवं आर्थिक सहायता आदि से देश की उत्पादन की प्रकृति के निर्धारण में राजस्व नीति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है बेरोजगारी। परंपरावादी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानकर चलते हैं। मंदी काल में इन विचारों का खंडन हुआ तथा अर्थशास्त्रियों व नीति निर्माणकर्ताओं का ध्यान बेरोजगारी को दूर करने की ओर हुआ। कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार राजस्व नीति के माध्यम से प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करती है और रोजगार बढ़ाने पर महत्वपूर्ण कदम उठाती है। सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, करों में कमी करना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि व करों में कमी कर सकती है। गुणक प्रभाव के कारण सरकारी व्यय बढ़ता है और इससे कई गुना आय व विनियोग व रोजगार में वृद्धि होती है। तीसरा है कीमत। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सरकार की कर नीति, व्यय नीति इन उच्चावचनों को रोकने का प्रयोग करती है। जब मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार कर लेकर या जनता से ऋण लेकर क्रय शक्ति को कम करती है जिससे कीमतों की वृद्धि को रोका जा सके। कीमतों में कमी के कारण मंदी की स्थिति में वस्तुओं की मांग में कमी होने से उत्पादन, रोजगार व आय में कमी होती है। व्यापारियों व उद्योगपतियों को हानि होती है। अतः सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार एक तरफ उद्योगों को सरकारी सहायता देती है, दूसरी तरफ लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि देकर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का प्रयास करती है। फोर्थ है आय व संपत्ति के वितरण में महत्व। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि की अपेक्षा न्यायोचित वितरण की समस्या अधिक व्याप्त है। आय व संपत्ति का समान वितरण के कारण एक तरफ धनी व्यक्ति धनी होता जाता है और वह अपनी आय को दिखावटी उपभोग, संपत्ति संग्रह, सट्टे आदि क्रियाओं में लगाते हैं। वहीं गरीब को रोजमर्रा की आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हो पाती। अतः असमान वितरण को कम करने के लिए राजकोषीय उपाय प्रयोग लिए जाते हैं। असमानता को कम करने के लिए एक तरफ सरकार प्रगतिशील करारोपण द्वारा अमीरों से कर प्राप्त करती है, दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सामाजिक मदद जैसे निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, सस्ते आवास, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना मुआवजा आदि पर व्यय करके गरीबों की आर्थिक आय में वृद्धि करके कल्याण में वृद्धि कर सकती है। अगला है सामाजिक क्षेत्र में महत्व। राजस्व समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं व जन असंतोष को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए धनी वर्ग पर भारी मात्रा में करारोपण करती है और उससे प्राप्त आय गरीबों के उत्थान के कार्यक्रमों पर व्यय करती है। तीसरा है राजनीतिक महत्व। प्राचीन काल में राज्य को अपनी शासन सुव्यवस्थित चलाने के लिए राजनीति शास्त्र के नियमों व सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है तथा अपने
वित्तीय साधनों को जन कल्याण पर व्यय करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को चलना पड़ता है। राज्य के संचालन के लिए राजकीय आय के स्रोतों व आय प्राप्त करने का व्यय सरकार राजस्व की नीतियों के अनुरूप ही करती है। अगला है सार्वजनिक एवं निजी वित्त की तुलना। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सिद्धांत मूल रूप से एक जैसे प्रतीत होते हैं। दोनों की समस्याएं भी एक जैसी होती हैं और दोनों के मुख्य उद्देश्य भी अधिकतम लाभ प्राप्त करना तथा दोनों के आय व व्यय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। फिर भी दोनों के उद्देश्य, प्रकृति, वित्तीय व्यवस्था, प्रशासन में मौलिक अंतर है जो हम स्पष्ट करेंगे। पहला है आय व्यय के समायोजन में अंतर। निजी वित्त प्रबंध में व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करता है, अर्थात जितनी आय होती है उसी के अनुसार वह व्यय करता है। राजस्व का सिद्धांत इसके ठीक विपरीत है। राज्य अपने व्यय के आधार पर ही आय प्राप्त करता है। राज्य सर्वप्रथम यह निर्धारित करता है कि उसे किन किन मदों पर कितना व्यय करना है, फिर अनुमानित व्यय के अनुसार आय के स्रोतों पर विचार करता है। राजस्व में कोट के आकार के आधार पर कपड़े की व्यवस्था की जाती है, परंतु दोनों वित्त व्यवस्थाएं अनेक कठिनाइयों के कारण सिद्धांतों पर नहीं चल पाती। बहुत से अवसरों पर व्यक्ति विशेष को अपने आय से अधिक व्यय करना पड़ता है, जैसे शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु इत्यादि। ऐसी स्थिति में व्यय के साथ साथ आय का समायोजन करना पड़ता है और आय प्राप्ति हेतु नवीन स्रोत ढूंढने पड़ते हैं। इसी प्रकार कभी सरकार बजट में आय व्यय से अधिक हो जाती है तो सरकार इसे अतिरिक्त आय को जनता के लिए व्यय करने का निश्चय करती है। यही राजस्व के सिद्धांत के विरुद्ध है। थैंक यू वेरी मच।